ऐसे कल हमने इसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कर ही लिए थे, फिर भी कुछ बचे होंगे तो देखते हैं, है ना। बाकी असाइनमेंट भी देखेंगे, पहले लिमिट थ्योरम का देख लेते हैं, फिर बाकी टॉपिक्स का भी हम देख सकते हैं। तो ये हमने कल डिस्कस तो किया ही था ऐसे। तो ये तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ आई आई डी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ मीन 4 वेरिएंस 1। तो ये एक्स बार मोर देन दी सेंट्रल लिमिट थ्योरम से हो जाएगा, कल किया था हमने ऑलरेडी। यहाँ एक्स के सीक्वेंस ऑफ आई आई डी बर्नौली पी है, तो एक्स के की पावर एक्स के बर्नौली पी है, तो बर्नौली का पावर कुछ भी ले लो बर्नौली रहता है, तो एक्स के का पावर के भी बर्नौली ही है, और ये एक्स बार है, तो एक्स बार कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू ई एक्स, और ई एक्स तो पी है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर से आंसर ए हो गया। कल किया था हमने ये भी कल किया था सेंट्रल लिमिट थ्योरम से, नहीं हाँ सेंट्रल लिमिट थ्योरम से, कि एक्स एन सीक्वेंस ऑफ आई आई डी रैंडम वेरिएबल है, और ई एक्स 1 0, ई एक्स 1 स्क्वायर 1, ई एक्स 1 की पावर 4 3, इस तरीके से है। तो अच्छा इसमें भेजना रह गया, तो ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमने कल सॉल्व किया था, y माइनस 1 कर लो, y माइनस 1 कॉमन ले लो, y क्या था, जस्ट x1 स्क्वायर को कुछ मान लो लेट्स से समथिंग u1 u2 u3 un, तो ये u बार है। तो यहाँ सेंट्रल लिमिट थ्योरम से, ये भी कल हमने क्लास में सॉल्व किए थे, इसमें स्किप करता हूँ जो कल किया था, ये भी कल किया था हमने क्लास में। सो यहाँ पे क्या है कि एक्स एन अल्फा इज द आई आई डी बर्नौली 1/n की पावर 2 अल्फा, वो थ्योरम से कि बर्नौली n की पावर 2 अल्फा कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0 इफ एंड ओनली इफ 2 अल्फा इज मोर देन, यहाँ आएगा 2 अल्फा मोर देन 1, तो अल्फा मोर देन हाफ, इससे आ जाएगा, तो ऐसा होगा। नेक्स्ट ये भी कल हमने सॉल्व किए थे कि यहाँ पे एक्स आई जो है यूनिफॉर्म 0 2 है, एक्स आई अपॉन 2 यूनिफॉर्म, या 2 माइनस एक्स आई यूनिफॉर्म 0 2 है, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, फिर कुछ ऐसा आ गया था माइनस लॉग 2 माइनस यू बार, जहाँ यू को लिया था हमने माइनस लॉग 2 माइनस एक्स अपॉन 2। तो कल क्लास में सॉल्व किए थे ये सब क्वेश्चन। ये तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस का गलती से आ गया, इसको छोड़ दो इसमें। तो अब ये भी प्रोबेबिलिटी का है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम क्लास में, प्रोबेबिलिटी वाले में, ये बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो इसमें लिमिट थ्योरम में कुछ खास है नहीं। ये कोलमोग्रोव स्म्यूनो टेस्ट का है क्वेश्चन है, तो ये आगे नॉन पैरामीट्रिक में आएगा, ये देख सकते हैं अभी, ये आई थिंक नहीं किया हमने, है ना। चलिए इसको ट्राई करते हैं। सो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, 9th क्वेश्चन ट्राई कीजिए, सेंट्रल लिमिट थ्योरम का, ये कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है ना, कि एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ आई आई डी एक्सपोनेंशियल 1 और एक्स एन माइनस लॉग एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू सम रैंडम वेरिएबल, सो व्हाट इज मीडियन ऑफ जेड। आई थिंक ये भी सॉल्व किया है हमने पहले, बट चेक कर लो एक बार तुम लोग, क्या आंसर आएगा इसका। सब सो रहे हैं क्या ये सब? यहाँ से क्या करेंगे आप लोग, हम सिंपली, हमें पता है यहाँ पे, चलो इसको मैं उधर बुलाता हूँ, तो यहाँ इन्होंने क्या कहा कि जो ये एक्स एन माइनस लॉग एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जेड, ठीक है। तो बताओ मीडियन ऑफ जेड क्या होगा, तो मीडियन ऑफ जेड तो तब निकालेंगे, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस लॉग एन, ठीक है। अभी मैं लेता हूँ लेस देन इक्वल टू समथिंग टी, है ना, ये तो हमें पता है ना कि यहाँ से इसकी जो लिमिट होनी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आना है सी डी एफ ऑफ जेड इन टी, डेफिनेशन है दिस इफ एंड ओनली इफ, तो इसका जो सी डी एफ होगा n टेंस टू इन्फिनिटी पे, दैट विल बी सी डी एफ ऑफ जेड, यही है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो सेंट्रल लिमिट थ्योरम से, नहीं मतलब जस्ट सेंट्रल थ्योरम क्यों लगाना है, ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ से इसको इधर भेज दो, तो वैसे मुझे जेड का मीडियन निकालना है, क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ जेड, तो मुझे जेड का मीडियन चाहिए, तो पहले जेड का सी डी एफ निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल का मैक्सिमम होता है, वो भी एक्सपोनेंशियल फॉलो करता है।
नहीं मैक्सिमम नहीं, मिनिमम फॉलो करता है, मैक्सिमम का नहीं, है ना। मिनिमम होता फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, वो एक्सपोनेंशियल होगा, है ना। तो यहाँ से जो आएगा आपके पास कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू टी प्लस एल एन एन, यही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज द CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट टी प्लस एल एन एन। और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF क्या होता है, CDF ऑफ पॉपुलेशन की पावर n। तो ये सिंपली आ जाएगा CDF ऑफ x टी प्लस एल एन एन, और इस पूरे की पावर n, यही तो है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और आपका पॉपुलेशन कितना था देखिए, एक्सपोनेंशियल 1, जो आपको गिवन है पॉपुलेशन वो क्या है, एक्सपोनेंशियल 1 है। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल का CDF क्या होता है 1 माइनस ई की पावर माइनस टी। तो t की जगह रखना है t प्लस एल एन एन, तो माइनस टी प्लस एल एन एन, एल एन एन है ना, लॉग n, मतलब ये हो गया इसकी पावर n, यही होगा। यस सर। ये आ गया। अब यहाँ से लिमिट लगा लो, तो 6 से सिंप्लीफाई कर लो पहले। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस लॉग n, सो अपॉन n हो जाएगा e की पावर n। बताओ इसकी लिमिट क्या आएगी, तो लिमिट निकालना आसान है। तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी, e की पावर माइनस ई की पावर माइनस टी, ये आएगा। ये मुझे देखा देखा सा लग रहा है, पहले भी सॉल्व किया है शायद। तो ठीक है, ई की पावर माइनस ऑफ ई की पावर माइनस टी, ये आ गया। चेक कर लीजिए बाकी लोग। तो ये जेड का CDF है। सो ये जो निकल के आया CDF ऑफ जेड निकल के आया, CDF ऑफ जेड एट टी, कब, जब टी मोर देन 0 है ना, क्योंकि ये मोर देन 0 पे था, 0 पे तो 0 ही है, लेस देन 0 पे। अब क्या करना है, मीडियन निकालना। तो मीडियन के लिए क्या करते हैं हम लोग, मीडियन निकालने के लिए देन पूछा है मीडियन ऑफ जेड इक्वल्स, तो CDF को हाफ के इक्वल रख दो। तो ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस टी बराबर हाफ। अब यहाँ से सॉल्व करके बताओ आप टी की वैल्यू क्या आएगी। सो माइनस ऑफ ई की पावर माइनस टी आ जाएगी माइनस लॉग 2, फिर ई की पावर माइनस टी बराबर लॉग 2, तो माइनस टी बराबर माइनस लॉग 2। चेक करो हाँ, क्या आ जाएगा टी की वैल्यू माइनस ऑफ एल एन 2। बाकी लोग चेक कर लीजिए, ये आंसर है, दिस इज आंसर। तो इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, माइनस लॉग ऑफ लॉग 2, इससे आ जाएगा। तो ये भी कोलमोग्रोव इसमें नो टेस्ट का है, तो इसको भी रहने दो। ये हमने कल आपको हिंट दिया, सॉल्व किया आप लोगों ने, देख लो, अगर डाउट है तो पूछो। कल डिस्कस किया था बट सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ से मीन निकालो, वेरिएंस निकालो। सॉल्व करूँ, अगर आप लोगों को ट्राई किया नहीं हुआ तो हो गया ना, हो गया। हाँ 22 जिनका नहीं हुआ बता सकते हैं। ये तो वही है, डेल्टा मेथड करवा रखा है ऑलरेडी, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो ये भी क्लास में डिस्कस किया था, ये भी कल डिस्कस किया था क्लास में, है ना। और ये वाला तो CDF नॉर्मल CDF का क्वेश्चन है, तो इसमें कन्वर्जेंस खाला कुछ है नहीं, लेकिन नॉर्मल CDF का क्वेश्चन है। ये भी क्लास में ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये भी हमने डेल्टा मेथड वाले तरीके से किया था, तो आ जाएगा डेल्टा मेथड से। फिर हाँ ये कर सकते हैं आप। तो ये जो गेट 2024 का ही क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। सॉल्व करो इसको, देखो क्या आंसर आता है। तो इसमें अगर आप सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है इसमें आपसे कि एफ एन इज अ सीक्वेंस ऑफ CDFs, ये CDF है। एफ एक्स एन, अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एफ एन एक्स कन्वर्जेस टू ऑल एक्स एंड लिमिटिंग फंक्शन इज अ CDF। तो पहले तो लिमिट निकाल लो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
एफ एन एक्स क्या आएगी, ध्यान से देखो, जीरो की लिमिट जीरो ही होगी, एन को इन्फिनिटी ले रहे हैं तो एक्स लेस देन माइनस इन्फिनिटी, ये एक्स लेस देन माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, कोई ऐसा नंबर ही नहीं है, तो इसका मतलब है जीरो लिखने का मतलब नहीं है। यहाँ पे जब रखोगे तो एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब एक्स कोई भी रियल नंबर लेंगे इसमें एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, तो एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे आंसर हाफ आएगा, ठीक है। सो आंसर विल बी हाफ आ जाएगा, तो आंसर हाफ आ जाएगा। और क्वेश्चन है क्या ये सीडीएफ है, x बिलोंग्स टू r, इज इट अ सीडीएफ? देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रही, सीडीएफ नहीं, सीडीएफ होने के लिए ये अगर सीडीएफ होता तो प्लस इन्फिनिटी पे आंसर बनाना चाहिए, तो हाफ ही देगा, तो इसका मतलब नॉट अ सीडीएफ। तो इसका मतलब कह रहा है एफ एन कन्वर्जेस, यस, लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सीडीएफ, नो। एफ एन कन्वर्जेस, यस, लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सीडीएफ, यस, तो बी सही है। एफ एन एक्स डज नॉट कन्वर्ज एनी एक्स, नहीं, गलत कह रहा है। देयर एग्जिस्ट एक्स वाई सच दैट एफ एन एक्स कन्वर्जेस बट एफ वाई डज नॉट कन्वर्ज, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि यहां पे होगा x मोर देन इन्फिनिटी, तो x मोर देन इन्फिनिटी कोई नंबर है ही नहीं, यहाँ x लेस देन इन्फिनिटी कोई नंबर है ही नहीं, तो जस्ट बीच वाला ही आएगा, बाकी इग्नोर होगा लिमिट में, है ना, तो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये आ जाएगी। ये देखो ये क्वेश्चन है, अरे ये तो फिर वो सिंपल रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया, चेक कर लो फिर भी, ये सिंपल रैंडम वेरिएबल में सीडीएफ निकालना है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ट्राई किया होगा आप लोगों ने, देख लो अगर प्रॉब्लम हो तो बताओ। हो गया था, हो गया ना, क्योंकि नॉर्मल सीडीएफ का कन्वर्जेंस का तो है नहीं, ये कन्वर्जेंस का ये भी उस दिन करवा दिया था, तो ये तो हो ही गया, चेक कर लो। इसमें ये लैम्डा एन आता है 10 इंटू 1/2 की पावर एन, और उससे जीरो का कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, तो ये हमने किया था, तो ये हो ही गया ऑलमोस्ट। तो लिमिट थ्योरम का तो क्वेश्चन ऐसे ऑलमोस्ट सारे हो गए, बाकी आपका काम है एक के क्वेश्चन ढंग से करना, क्योंकि एक के क्वेश्चन ढंग से करो, जो डाउट है जेन्युइनली आप पूछो, इस क्लास में पूछो या डाउट क्लास में पूछो, बट सॉल्व करोगे घर पे प्रॉब्लम तभी एग्जाम में सॉल्व होगा, ये चीज़ है, मतलब आपको सॉल्व करना आएगा तभी तो कर पाओगे, अगर सॉल्व नहीं करना आएगा। और बाकी क्या टॉपिक हमने पहले कवर किया है, तो एस्टिमेशन, एस्टिमेशन अभी पढ़ाई नहीं, एस्टिमेशन स्टार्ट होगा कल से, तो कल से हम लोग ये वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे कल से, है ना, टाइम सेम रहेगी आपकी 9:30 to 11, और ये वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे हम कल से, ठीक है ना। स्टोचैस्टिक कर सकते हैं फिर। उसके बाद स्टोकेस्टिक, हाइपोथेसिस, और इसको करने के बाद, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में हो जाएगा ना, तो ये कन्वर्जेंस अभी किया हमने, तो ये रिलेटेड, ये जैसे कंसिस्टेंट एस्टिमेटर इज जस्ट रिलेटेड टू लिमिट थ्योरम्स, तो ये हम कंटिन्यू करेंगे, तो ये वाला पार्ट, और ये समहाउ जैम से भी रिलेटेड है, तो ये आपने पहले भी पढ़े होंगे, इजी है, ये जैम में, ये वाला पार्ट जैम में नहीं है ना, फिर ये जैम में नहीं है, ये जैम में, ये 4 टॉपिक एक्स्ट्रा है, जिसका इन ऑल 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, है ना, ये एक टॉपिक ये है, सब मिला के लगभग 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, 20 से 25 लगा लो मैक्सिमम, तो वैसा आता है ये, तो ये वाला पार्ट मेनली जैम का ही है, लेकिन जैम के एक्स्ट्रा भी है इसमें, तो ये हम लोग कल से पहले ये पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर वापस स्टोकेस्टिक पे आएंगे, फिर ये होगा, फिर इस ऑर्डर में नॉन पैरामीट्रिक मल्टीवेरिएट रिग्रेशन फिर कवर करेंगे, ठीक है ना, तो अभी कल से ये वाला पार्ट स्टार्ट होगा। बाकी असाइनमेंट का रह गया, तो गेट PYQ में क्या क्या है, अरे ये तो पूरा ईयर वाइज पेपर है इसमें, है ना, और इसमें रैंडम वेरिएबल होगा, लेकिन इसमें भी क्या ही है, बाकी ट्राई करके आओ, मुझे लगता है कि डिस्कस करने का क्या डाउट, अगर है तुम लोगों के पास डाउट, तो आज तो मेनली प्रॉब्लम क्लास ही थी, तो मेनली अगर डाउट है तो बताओ, जो अब तक हमने जितना सिलेबस कवर किया है, जैसे अभी तक हमने ये वाला पार्ट कवर किया है, यहाँ से स्टार्ट करके ये कैलकुलस, मैट्रिक्स थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ये मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये खत्म हो गया, ये लिमिट थ्योरम्स था, ये भी खत्म हो गया, तो अभी आएंगे एस्टिमेशन, तो यहाँ तक हो गया, तो जो टॉपिक अभी तक कवर हुआ है उसमें जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, PYQ के क्वेश्चन हो या बाहर के भी हो। हाँ यानी पीडीएफ इज गिवन, ओके, हाँ हाँ चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट, सो सर एट फर्स्ट आई चेक एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट होगा। यस, अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि ये थ्योरम है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
So if x and y are independent, then function of x and function of y will be independent. तो x square and y square will be independent. ये होगा. ओके, थैंक यू सर। हाँ, और कुछ पूछना आप लोगों को है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अभी स्टॉप एक करूंगा. बार सिग्मा फील्ड और ये सब थोड़ा बता दो। सिग्मा फील्ड क्या है? confusion रहता है। ओमेगा पता है? ओमेगा इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यही ना? यस सर। हाँ, सिग्मा फील्ड क्या होता है? ये एक सेट है, मतलब अगर जी लिखता हूँ तो ये एक सेट ऑफ इवेंट्स ई सच दैट विच इज सबसेट ऑफ ओमेगा. तो इसके अंदर इवेंट्स हैं, जी इज सिग्मा फील्ड इफ एंड ओनली इफ. इसके लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. पहला कंडीशन है एम्प्टी सेट जी के अंदर होने चाहिए. दूसरा है अगर ए जी के अंदर है तो एक कॉम्प्लीमेंट को जी के अंदर होना पड़ेगा. तीसरा है A1 A2 डॉट 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 जितने भी सेट्स अगर जी के अंदर है तो इसका यूनियन जी के अंदर होना पड़ेगा. बस सर रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसमें इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। हाँ इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी। हाँ हाँ, वो तो थ्योरम में है, डेफिनेशन ये है. अब थ्योरम में तो हो ही जाएगा कि अगर जी सिग्मा फील्ड इंटरसेक्शन सब कुछ उसमें होगा, तो आप जो भी ऑपरेशन करेंगे, मान लो ऐसा है कि लेट जी बी सिग्मा फील्ड है ना, और मान लो ऐसा है कि ए बी बिलोंग्स टू जी, तो आप इसका कोई भी ऑपरेशन करो उसमें आएगा ही. देन ए इंटरसेक्शन बी भी जी में आएगा, चाहे ए इंटरसेक्शन बी हो, चाहे ए माइनस बी हो, चाहे बी माइनस ए हो, चाहे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो, कोई भी इसका ऑपरेशन लगा लो सब जी में होगा. ये गारंटी है. रैंडम वेरिएबल है वो जी से आर की तरफ जाता है। रैंडम वेरिएबल जी से आर की तरफ नहीं जाता है. रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जो ओमेगा से आर की तरफ जाता है. प्रोबेबिलिटी जाता है, प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन जो सिग्मा फील्ड से 0 1 में जाता है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी का डोमेन है ये सिग्मा फील्ड, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी किसके निकालोगे? इवेंट की. इवेंट कहाँ से आएगा? सिग्मा फील्ड से. सो ये निकालते हो ना आप, तो प्रोबेबिलिटी विल कम फ्रॉम सिग्मा फील्ड. Yes, sir. ये है. सर जैसे ऐसे दिया होता है x1 इक्वल्स टू 2, तो वो जो 1 है वो सिग्मा इसमें अपने sample क्या दिया होता है? x1 इक्वल्स टू 2 दिया होता है। ये मान लीजिए, तो ये एक इवेंट हो गया. हाँ, तो x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब है कि वो आउटकम सैंपल स्पेस का जिसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू इसकी 2 है, तो ऑब्वियसली ई जो होगा वो सिग्मा फील्ड में बिलोंग करेगा ही, तो बिलोंग करेगा ऑब्वियसली. जहाँ पे सिग्मा फील्ड नहीं दिया होता है वहाँ पे सिग्मा फील्ड पावर सेट ऑफ ओमेगा होता है. सर आप कई बार ऐसे भी लिखते हो ना x इनवर्स माइनस इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक। वो तो रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन है. अच्छा, तो वहाँ पे अच्छा ओके, तो उसमें ये था कि x इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर सच दैट, है ना, सच दैट x इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू x दिस मस्ट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड. हाँ, ये डेफिनेशन था रैंडम वेरिएबल का. और ये क्या सेट है तो बता ही रखा हूँ. ये सेट क्या है? दिस इज द सेट ऑफ ओमेगा बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस सच दैट एक्स ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू एक्स. ये है. तो ये सिग्मा फील्ड में होने चाहिए. दिस मस्ट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, क्योंकि देखो जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो सिग्मा फील्ड का मेंबर होना ही चाहिए, तभी प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे. तो इसलिए चेक करते हैं. और इसकी प्रोबेबिलिटी को आप क्या बोलते हो? इसी में अगर तुम प्रोबेबिलिटी लगा दोगे, ये जो प्रोबेबिलिटी है एक्स इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, तो ये है CDF. इसी को बोलते हैं CDF ऑफ एक्स. यही है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स. तो CDF है ना, तो प्रोबेबिलिटी तभी निकलेगी ना जब वो सिग्मा फील्ड में होगा. ये जो इवेंट लिख रहा हूँ, दिस इवेंट हैज़ टू बी इन सिग्मा फील्ड, तभी तो प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे. अगर कोई एलिमेंट सिग्मा फील्ड में नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाएंगे. ये है. आई थिंक इसमें और असाइनमेंट जैसे रैंडम वेरिएबल है ना, ये तो वो था. हम कल ढूंढ रहे थे बोरल कैंटली वाला क्वेश्चन. इसमें तो है नहीं ज़्यादा, इसमें 16 क्वेश्चन ही है. तो ये सब में ही आया है। ना, जैसे तुम जो पूछ रहे हैं, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये जी सिग्मा फील्ड है, पूछ रहा है कौन सा रैंडम वेरिएबल है कौन सा नहीं है, तो वही चेक करना है तुम्हें. इसमें डिस्कस तो किया है क्लास में. तो ये सब मैं ना तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे सारे क्वेश्चन. जो बच जाएगा वो बताओ. मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन करना. हाँ जी, सर वो जो कहते हैं ना सीक्वेंस
of independent and identically distributed जी with mean and variance, है ना? तो जो उसका सैंपल मीन होता है ना, उसका मीन वो नहीं होता है ना जो गिवन होता है। मतलब क्या कह रहे हैं, जैसे गिवन है लेट xn बी अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल विद मीन 4 एंड वेरिएंस 1। ठीक बात है। फिर 1 अपॉन n समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 टू n xi का मीन नॉट श्योर कि 4 होगा, है ना सर? क्यों, इसका मीन तो 4 ही होगा। 1 to n, एक ये तो एक्स बार है ना, तो एक्स हाँ बार सर। का एक्सपेक्टेशन कितना आता है, इसका मीन लगाइए दोनों तरफ, तो ये तो वही आएगा जो म्यू आएगा, जो ई एक्स होगा। वेरिएंस इसका आता है सिग्मा स्क्वायर बाई एन, एक्स बार का जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर बाई एन आता है ना। तो सिर्फ अगर xi का मीन लेंगे तो एक्स आई का मीन सिर्फ xi का क्या मीन होगा? वही होगा जो दे रखा है, आपने जो बोला, मान लो म्यू अगर मीन है 4 कॉमा तो ईच 4 एक्स आई कॉमा का मीन म्यू भी है, ईच एक्स आई का भी मीन म्यू है, और xi स्क्वायर का। तो निकालो ना, उसमें क्या तुम खो रहे हो, अच्छा, उसमें मतलब क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस मीन स्क्वायर। अरे ऐसा क्वेश्चन कहाँ मिल गया, एक तो कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, समझ नहीं आ रहा, ऐसा कोई क्वेश्चन मिला है हाँ जहाँ पे ऐसा मुझे नहीं हो। हाँ सर, ये क्वेश्चन ही है, सो मतलब जो बताओ। अभी तक सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हमें उसमें ये डाउट हो रहा है बार बार कि जो गिवन होता है ना विद मीन 4 एंड वेरिएंस 1, हर क्वेश्चन में जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में होता है, हाँ तो मुझे समझ में नहीं आता जो ईच एक्सरसाइज है उसका भी मीन वही है जो गिवन है जी, ना? सबका x1 x2 x3 x4 x5 सबका मीन वही है जो गिवन है, सबका वेरिएंस वही है जो गिवन है। और एक्स बार तो चलो, एक्स बार का मीन मीन तो ई एक्स होगा, वही जो गिवन है, वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर बाई एन। और फिर से सेंटर लिमिट जो थ्योरम लगा रहे हैं हम लोग, एक्स हाँ बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, हाँ, तो इसका फिर मीन 0 हो जाता है। 0 एंड 1, है ना सर? जी, ये नॉर्मल हो सर एक जाता है। चीज और पूछनी फिर थी। जब ये सर फिर अंडर रूट एन इंटू एक्स बार माइनस म्यू देन इट टेंडिंग टू एन जीरो सिग्मा स्क्वायर हो जाता है। जी जी, ये सर कैसे हो जाता है? ये इसका वेरिएंस निकाल लो, यहाँ से एक्स बार माइनस म्यू कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, तो एक काम करो, इसका आप मीन निकालो, इसका मीन कितना आएगा, ई एक्स लगाओ इस पे, यू पुट एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार म्यू, म्यू माइनस म्यू कितना हो गया, 0। जीरो। अब इसका आप वेरिएंस निकाल लो, वेरिएंस निकालना आएगा, देखिए तो आप निकाल पाएंगे, वेरिएंस निकालिए इसका, तो जो वेरिएंस आएगा वो लिख दो वहाँ पे। व्हाट इज वेरिएंस, रूट एन बाहर आएगा एन बन के, या बन गया वेरिएंस ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एन टाइम, और ये कांस्टेंट डिफरेंस लेने से वेरिएंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ मुझे एक्स बार का वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सो एन टाइम व्हाट इज वेरिएंस ऑफ एक्स बार, वहाँ लिखा हुआ है सिग्मा स्क्वायर बाई एन, तो एक्स बार के वेरिएंस का फॉर्मूला है, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, तो कट के सिग्मा स्क्वायर आ गया, तो इसीलिए इसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। सर एक चीज पूछनी है। हम्म, सर जैसे एक क्वेश्चन आया था 2023 में, जिसमें ऑलमोस्ट श्योरली भी पूछा था, फोर्थ हम्म, ऑप्शन में कन्वर्जेस इन ऑलमोस्ट श्योरली। हम्म, तो जैसे उसमें थोड़ा निकालना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, तो हमने निकाला कि प्रोबेबिलिटी पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है जीरो पे, हम्म, तो हम उससे कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट श्योरली भी नहीं होगा जीरो। जी, वो तो तुम्हें पहले ही बताया मैंने, कन्वर्स, कि अगर ये कह रहा है एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो, ये गारंटी दे रहा है कि एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी जीरो, तो अगर इसी को दूसरे तरीके से लिखेंगे, तो पढ़ाया तो है कई बार मैंने कि कंट्रा पॉजिटिव अगर ट्रू नहीं है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है मान लो, तो ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा, तो हमने पढ़ा है ना कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यस सर। हम्म, और कुछ रह गया किसी को पूछने का? सर हम क्वेश्चन का सोल्यूशन भेजे हैं तो देखिएगा, एक कहाँ भेजा है? भेजे हूँ। क्वेश्चन भेजो, सॉल्यूशन देख के कैसे समझ आएगा, क्वेश्चन भेजो, कहाँ डाउट है वो बताओ, ये है। सर एक चीज पूछनी है।
सर आपको क्वेश्चन भेजा मैंने सर, इसमें देखिए बट डायरेक्टली मैंने मीन रख दिया, वो ग्रेटर देन 4, तो वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। दैट इज ये इसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा ना, बस मैंने ऐसे ही कर दिया। क्या ये अरे सही तरीका है? मैडम ऐसे थोड़ी होता है, आपको यहाँ पूछा गया है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी x बार मोर देन 4.006। ये आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, यहाँ मीन थोड़ी पूछा कि आप मीन निकाल के दिखा रहे हो, यहाँ तो पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि x बार की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, ये पूछा है। तो मीन का यहाँ कहाँ अभी काम है, आपको सैंपल क्या दिया हुआ था, x1 x2 xn कहाँ था, उसका मीन कितना, वेरिएंस कितना है, 4 and 1। हाँ तो इसका मीन 4 है, वेरिएंस 1 है। तो अभी आपको क्या करना है, पहले सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहता है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल में। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है एक्स बार माइनस इसका मीन तो म्यू आएगा, एक्स बार का वेरिएंस होगा 1/√n। सो दिस कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जेड, इसको जेड लिख दो अभी, जहाँ पे जेड जो है वो नॉर्मल 0 1 है। तो यहाँ हम करते क्या है, मीन नहीं निकालते, यहाँ आप इसको बनाओ जेड, जेड बनाओ। कैसे बनाओगे जेड आप, तो इसके लिए आप यहाँ जेड बनाने के लिए ये लिखो, पहले ये बनाओ। तो मीन कितना था आपका 4, सिग्मा स्क्वायर 1 था, तो एक्स बार माइनस 4/1/√n, ये मोर देन 4.006 माइनस 4/1/√n। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहता है कि जब n टेंस टू इन्फिनिटी है ना, तो इसको आप z लिख सकते हो। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी z, सेंट्रल यही कहना सर, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन n टेंस टू इन्फिनिटी पे z के डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल हो जाएगी। तो दिस विल बी मोर देन, अब ये कितना बचा, ठीक से सिंप्लीफाई करो, सो √n टाइम्स 0.006 ये है। अभी आपको n टेंस टू इन्फिनिटी लगाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो क्या होगा, चलो अभी मैं zn लिख देता हूँ इसको, n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी मतलब ये नंबर कहाँ कन्वर्ज करेगी, इन्फिनिटी इंटू सम पॉजिटिव नंबर, तो प्लस इन्फिनिटी। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी z मोर देन प्लस इन्फिनिटी, ये है एक्चुअली, है ना। तो कितना आएगा, तो इसका आंसर ये 0 हो गया, क्योंकि जेड इन्फिनिटी से ज़्यादा हो ही नहीं सकती ना, जेड का रेंज तो 0 से, तो इन्फिनिटी ज़्यादा होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0। तो ऐसे आंसर तो आपका सही आया है, लेकिन आंसर सही आया लेकिन उसमें तरीका गलत है। हाँ मतलब ठीक है, जैसे मान लो अगर ऐसा होता, ये तो कुछ कह रहे थे सर ना, ये जो है ना ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट की प्रॉपर्टी 0 होती है, तो इसलिए मैंने 0 कर दिया था। वैसे ठीक है, आपका आंसर ठीक है, लॉजिक भी ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में काम नहीं करेगा ना, तो आसान क्वेश्चन में काम करेगा। हाँ सर, मुझे इसीलिए डाउट हो रहा था ये। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मतलब जो Thank you, sir. लॉजिक भी लगा रहा है वो भी सही है, लेकिन ये हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, ये है। और कुछ पूछना है किसी को? सर क्या इन सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन है ना पीडीएफ में, मतलब क्योंकि जैसे हम लोग कई बार कर लेते हैं, आंसर भी सही आ जाते हैं, लेकिन कैसे श्योर हो जाए कि हमने सही किया है, तो उसके लिए खुद जैसे पे भरोसा अभी- होना चाहिए। आंसर की है ना आपके पास, तो आंसर की पहले तो आप खुद कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन देखिए जो मैं क्लास में करा रहा हूँ या किसी से पूछिए, फिर आप खुद से करके देखिए, ये चीज़ें हैं। तो पहले तो आपको कुछ सॉल्व क्वेश्चन देखने होंगे, सो दैट आप श्योर होंगे कि हाँ ऐसे होता है। अगर आप सीख लिए तो करना, एग्जाम में कैसे आप श्योर रहोगे आप सही कर रहे हो, सर मुझे थोड़ा एक डाउट था है ना। हाँ जी बताइए। सर, जैसे वैसे डाउट है सर, जैसे सर स्टैट्स पढ़ रहा हूँ तो सर मैक्सिमम टाइम सर स्टैट्स में ही चला जाता है, फिर सर